दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पीआईबी न्यूज एनालिसिस। तो पीआईबी न्यूज एनालिसिस में जो आपके लिए पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज है, हमने यहाँ इसको कलेक्ट कर लिया है। यहाँ ये अब मेंस में या प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। नेशनल मिनरल इंडेक्स। तो जो नेशनल मिनरल इंडेक्स है, ये किसके द्वारा ये जारी किया गया और किसका प्रयास रहा है? तो एक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, खान मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा नेशनल मिनरल इंडेक्स को जारी किया गया। इसका यूज कहाँ किया जाएगा, उद्देश्य क्या होगा? तो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पेमेंट, यानी विभिन्न जो भुगतान किए जाते हैं उनका कैलकुलेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और भविष्य में जो भी नीलामी होगी उसके वैधानिक पेमेंट जो होगा उसके डिटर्मिनेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा जो इसका अप्रूवल दिया गया, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसको कब अप्रूवल किया था? तो यहाँ डेट लिखी हुई है कि 13 जनवरी 2021 को इसे अप्रूव किया गया था। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया था। कब? 6/4/2021 को, यानी 6/4/2021 को एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी के द्वारा ही इसे डेवलपमेंट किया गया है। यानी किसको? नेशनल मिनरल इंडेक्स को। तो नेशनल मिनरल इंडेक्स का मतलब कहाँ यूज होगा वो भी हमने आपको बता दिया है। अब आगे आइए, जो दूसरा आपका काम का है, यहाँ पर जो एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो होते हैं, इन्हीं को सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम के नाम से जाना जाता है। इसके संबंध में कई सारी सरकार के द्वारा पहल, प्रोग्राम, स्कीम चलाई गई हैं। उनके बारे में हमने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया है। जो नए बच्चे हैं वो पीछे वाले वीडियो ज़रूर देख लें। और आइए अब यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है। क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? सरकार एमएसएमई को, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, इसको इतना प्रमोट क्यों करना चाहती है? तो अब यहाँ इस डेटा पे ध्यान दोगे तो ये डेटा निकाला गया है मास पी। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात हिंदी में से बोले तो इसी को सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा एक डेटा जारी किया गया। और उस डेटा जो इसी के अंतर्गत एक सीएसओ आता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसी को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या संगठन के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा, सीएसओ के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया कि एमएसएमई का योगदान कितना है जीडीपी में। तो यहाँ देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको जीवीए कहा जाता, अब वर्तमान समय में जीवीए के आधार पर आकलन किया जाता है। तो जीवीए के आधार पर जब ये आकलन किया गया और आधार वर्ष जो है ये अलग से पूछा जा सकता है। वर्तमान करंट प्राइस का जो आधार बेस ईयर है वो 2011-12 है और 11-12 को आधार मानते हुए जो जीवीए में इसका योगदान एमएसएमई का है, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम का है, तो उद्योगों का, उसका कितना है? तो यहाँ दो डेटा निकाला गया, एक 2018-19 का निकाला गया, एक 19-20 का निकाला गया। तो दोनों को अपनी कॉपी में आप राइट डाउन कर लीजिए और इसको कंठस्थ कर लीजिए। तो यहाँ कितना आया? 2018-19 में 30.5% था और 2019-20 में हल्का सा इसमें क्या हुआ, यानी डिक्लाइन दिखा है 0.5% का, इसमें कमी आई है। तो ये 30.5% 2018-19 में था, जबकि 19-20 में 30% इसका योगदान। सोचिए कि अगर 100 रुपये भारत सरकार के पास आ रहे हैं तो उसमें यानी जो जीडीपी में योगदान है, जीबीए में, जीडीपी ना करके जीबीए के आधार पे किया जाता, तो जीबीए में जो एमएसएमई का योगदान है वो कितना है? 2018-19 में 30.5% था, वहीं 2019-20 में यह 30% हो गया। इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे
यानी विनिर्माण क्षेत्र में, तो इसका जो आउटपुट है ग्रास वैल्यू आउटपुट, यह 2018-19 व 19-20 का ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों साल सेम था, 36.9% दोनों साल एक जैसा बना रहा है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में इसका जो योगदान है एमएसएमई का, वो 36.9% 2018-19 में रहा है और 36.9% ही 2019-20 में भी रहा है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा ये है जो अब आपको बताने जा रहे हैं कि एमएसएमई क्यों भारत के लिए इतना पोटेंशियलिटी रखता है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो निर्यात भारत ने एमएसपी से संबंधित उत्पादों का किया है वह 2019-20 हुआ, ये 20-21 का डेटा है। पीछे का जो डेटा हमने दोनों बताया कि वो 30.5% और 30% का जो पीछे का डेटा बताए वो 2018-19 हुआ, 19-20 का था। उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग में 36.9 ये भी 2018-19 का था, लेकिन ये 19-20 हुआ, 20 हुआ, 21 का डेटा ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो निर्यात होता है इसको जब भी एमएसएमई का कुछ लिखना हो तो वहाँ पर इसका मेंशन करिए। 2019-20 में जो निर्यात किया गया, टोटल निर्यात में जो एमएसएमई का योगदान रहा है कितना दोस्तों, 49.8%। कितना योगदान रहा, 49.8% रहा है। वहीं हल्का सा इसमें गिरावट देखी गई, 20-21 में 49.5% हो गया। यानी 50% निर्यात जो होता है उनमें योगदान किसका, एमएसएमई का होता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम का उत्पादों का होता है। 49.8% से घट करके 2019-20 की तुलना में 2020-21 में 49.5% हो गया है। इसके अलावा इसमें रोजगार का सृजन कितना हुआ, तो जो रोजगार का सृजन हुआ, एक यहाँ 73वें राउंड की सर्वे रिपोर्ट आई है। ये 73वां राउंड लिख करके आप मेंस में आंसर लिख सकते हो कि एमएसएमई को हम क्यों प्रमोट करें। हर एक आप आईएएस मेंस में भी थर्ड पेपर में पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। तो ये 73वें राउंड का जो एनएसएस की रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे की, उस रिपोर्ट के अनुसार जो एमएसपी के उद्योगों में या एमएसएमई के सेक्टर में लोग लगे हुए हैं कितने, तो 11.10 यानी 11.10 करोड़ लोग इस एमएसएमई के क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसलिए इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अकेला एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन देने में कितने 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार देने में सक्षम है। अब इसके लिए बहुत सारी हमने स्कीम बताई थी भारत सरकार के द्वारा एमएसएमई उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही। आप कमेंट बॉक्स में उन स्कीमों को मेंशन करिएगा। आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला देखिए, एमएसएमई के लिए पीछे शायद ये बताना भूल गए थे, एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया जिसे ऑनलाइन पोर्टल, इसी को पोर्टल चैम्पियंस के नाम से जाना जाता है। चैम्पियंस के नाम से जाना जाता, तो ये पूछ लेगा चैम्पियंस पोर्टल का संबंध किससे है और इसे कब लॉन्च किया गया था, तो चैम्पियंस से ये लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को 1 जून 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी साहब के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत ई गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें अगर किसी को एमएसएमई से संबंधित उद्योग से संबंधित कोई भी उद्यमी है, अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो इसके अंतर्गत वह अपनी शिकायत निवारण कर सकता है। तो इससे काफ़ी परिवर्तन भी आएगा और इस पोर्टल के माध्यम से जो समस्याएं रही हैं, शिकायतें रही हैं, वो ये डेट दी गई कि 1 अगस्त 2021 तक कितनी समस्याएं, 36,373। ये डेटा आप जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो एक अनुमान आपका लमसम आप लिख सकते हैं, तो ये 36,373। PIB वैसे हम आगे अपडेट करते रहेंगे कि इसमें क्या कितना समाधान हुआ, तो 36,373 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इसको सॉल्व किया, 36,373 शिकायतों का निपटारा हो चुका है। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो एमएसएमई कितना ज़रूरी है।
अगला यहाँ आते हैं, तो इसमें एक आपका पूछा जा सकता है कि एक जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस व लेबर व एम्प्लॉयमेंट मंत्री इस समय है, उनका नाम रामेश्वर तेली है। रामेश्वर तेली के द्वारा एक ONGC सपोर्टेड असम हैंडलूम प्रोजेक्ट, ONGC सपोर्टेड असम हैंडलूम प्रोजेक्ट दोस्तों लॉन्च किया गया, और इसी का नाम क्या रखा गया, उज्ज्वल आवाहन। उज्ज्वल आवाहन, उज्ज्वल आवाहन रखा गया। तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि उज्ज्वल आवाहन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस व लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो मंत्री हैं रामेश्वर तेली के द्वारा लॉन्च किया गया। ये किस प्रकार का है, तो ONGC सपोर्टेड है, असम हैंडलूम प्रोजेक्ट है, ये असम हैंडलूम प्रोजेक्ट है उज्ज्वल आवाहन। कब इसे लॉन्च किया गया, तो ये 6 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। और ये क्या करेगा, तो यह ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाली लाइन आइए, शिव सागर जो असम में है, शिव सागर असम के शिव सागर के भाटिया पार के कारीगरों को, सैकड़ों कारीगरों को यह ट्रेनिंग देगा। इसके माध्यम से ट्रेनिंग व समर्थन दिया जा सकेगा। हथकरघा हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा जो हथकरघा हस्तशिल्प होता है उसको प्रोत्साहित करेगा। कहाँ करेगा, असम में। असम में कहाँ करेगा, शिव सागर में। और शिव सागर के किस स्थान पर, तो ये भाटिया पार, तो ये असम में लॉन्च किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि उज्ज्वल आवाहन कहाँ लॉन्च किया गया, ये असम में लॉन्च किया गया है। इसे जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष मना रहे हैं, उसी के को ध्यान में रखकर इसे लॉन्च किया गया है, उसी को ध्यान में रखकर इसे लॉन्च किया गया। ONGC का इसमें काफ़ी रोल रहा है। अब आगे देख लेते हैं कि असम में एक डेटा इसमें बताया गया, वो आपका काम का नहीं है, जो काम का है केवल उतना ही बता रहे हैं। अब यहाँ एक आपका इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो चर्चा में बना हुआ है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, मेक इन इंडिया पे निबंध लिखना आ जाए तो वहाँ ये विक्रांत इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को आप जो एग्जाम्पल दोगे, यही बूंद बूंद से आप इकट्ठा कर करके एग्जाम्पल आप क्या करोगे, पूरा का पूरा टॉपिक कवर होता जाएगा। तो आप लिखते चलिए, बस आपका यूज करना आना चाहिए, कहाँ किस फैक्ट को हमें यूज करना है। तो इंडिजिनस का मतलब पूरी तरीके से भारत में इसे निर्मित किया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। नाम क्या है, विक्रांत। तो पहले यही पूछ लेगा विक्रांत है क्या, तो यहाँ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो इंडियन नेवी का जो ये डायरेक्टोरेट ऑफ नवल डिजाइन है, इसी को शॉर्ट कट में क्या बोलते हैं, DND बोलते हैं, DND, डायरेक्टोरेट ऑफ नवल डिजाइन। इसके द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और इसे बनाया किसने है, निर्माण किसने किया, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो विक्रांत पूछे, विक्रांत है क्या, तो हमने कहा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका का डिजाइन DND के द्वारा, डायरेक्टोरेट ऑफ नवल डिजाइन के द्वारा किया गया, जबकि इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और यह आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। और इसे मेक इन इंडिया के अंतर्गत, मेक इन इंडिया जो पहल चल रही है उसके अंतर्गत बनाया गया है। इसमें 76% से ज़्यादा का जो कंटेंट है वो इंडिजिनस है, भारत में निर्मित है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो 262 मीटर ये लंबा है और 62 मीटर इसकी चौड़ाई है तथा 59 मीटर ये इसकी ऊंचाई है, जिसमें सुपर स्ट्रक्चर को भी शामिल किया गया है। 14 इसमें डेस्क लगे हुए हैं और इसमें 14 डेस्क लगे हुए हैं, जिनमें से 5 क्या हैं, सुपर स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा 2300 इसमें क्या है, कंपार्टमेंट हैं। और उसके बाद 1700 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और ये जेंडर सेंसिटिव एकोमोडेशन को भी ध्यान में रखते हुए ये निर्मित किया गया है। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको ये क्या किया, डिस्कस कर दिया। अब आगे आते हैं, अगला ये है जर्नी फ्रॉम उज्ज्वला 1.0 टू उज्ज्वला 2.0। आपने अभी देखा कि उज्ज्वला 1.0 लॉन्च किया गया, उसके बाद अभी हाल ही में
पीछे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि उज्ज्वला 2.0 शुरू किया गया। तो हमने यहाँ चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है तो यहाँ हमने इसको फिर से कवर कर लिया है। तो यहाँ देखो उज्ज्वला, तो इसको लिखिए, आपको याद करवाने के सन अभी बता रहे हैं कैसे आप याद रखोगे। उज्ज्वला हमने लिख दिया, उज्ज्वला जला, जला लास्ट में क्या आ रहा, उज्ज्वला में बोलो जला। और गाँव में एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसी से आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा एक कब लॉन्च किया गया होगा, क्योंकि स्कीम आप तुरंत सन रट लेते हो, लेकिन बाद में 14, 15, 16, 18, 19, 20 इतनी स्कीमें लॉन्च की गई, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो कुछ आप क्या लॉजिक बेस आप याद करिए, कभी आप नहीं भूलोगे ज़िंदगी भर। तो हमने कहा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो यहाँ उज्ज्वला जला से उज्ज्वला हो जाएगा, और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता, छाछ से हो जाएगा छा, और छा का मतलब लास्ट में 6 लगा देना है। तो इसका मतलब देखो अब आपका क्लियर हो गया कि इसे कब लॉन्च किया गया, लास्ट में 6 लगाना, तो इसका मतलब 2016 में इसे कब लॉन्च किया गया दोस्तों, इसे 2016 में लॉन्च किया गया। और ये जो उज्ज्वला 1.0 ये लॉन्च किया गया, इसे 2016 में लॉन्च किया गया। टारगेट एलपीजी कनेक्शन कितनी 5 करोड़ महिलाओं को, जो बीपीएल से संबंधित महिलाएं बीपीएल परिवार से संबंधित हैं, उनको 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला 1.0 को 2016 में लॉन्च किया गया था। लेकिन आगे अप्रैल 2018 में इसका विस्तार किया गया। इसमें अन्य बेनिफिशरीज को भी शामिल किया गया, जिनमें 7 से ज़्यादा कैटेगरी इसमें शामिल की गई, जिनमें एससी एसटी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना, उसके बाद ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली महिलाएं। इसके अलावा मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं, टी गार्डन जो चाय बागान में काम करते हैं, फॉरेस्ट डवेलर्स जो जंगलों में काम करते हैं, इसके अलावा जो आइलैंड जो द्वीप पे रहते हैं, इनको शामिल किया गया। और टारगेट इसको रिवाइज करके 5 करोड़ की बजाय 8 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन कर दिया गया है। तो ये आपका यहाँ तक था। अब जो अगला जो उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया, तो 2.0 के उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत इसमें अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसकी चर्चा कहाँ हुई थी, तो इसकी चर्चा बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी। तो इसमें डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन होगा, और जो लो इनकम फैमिलीज हैं, और जो ये फर्स्ट फेज में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 2016 में शुरू की गई थी, उसमें कवर नहीं किए गए थे, उन सभी फैमिली को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत। तो इसमें आपका जो फर्स्ट रिफिल हुआ हार्ड प्लेट होगा, ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कास्ट जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये आपका रहा उज्ज्वला 2.0। इससे होगा क्या, जो मोदी जी का एक सपना था क्या कि यूनिवर्सल एक्सपेंशन हम कर सकें, कौन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन, तो उसको भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगली न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के है। इसी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इसमें न्यूज क्या है, इसकी जो चेयरपर्सन थी उनका नाम क्या है, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को अगले पुनः 3 सालों के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए इनको फिर से नामित कर दिया गया है। तो अब यहाँ बात आती है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये कब स्थापित किया गया, तो इससे कौन सा एक्ट है, ये बना है 1993 में, लेकिन अधिनियम कब का है, ये तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। तो इस समय इसके पहले भी इसकी कौन थी, इसकी चेयरपर्सन रेखा शर्मा थी, और फिर से रेखा शर्मा को चेयरपर्सन 3 सालों के लिए नियुक्त कर दिया गया है। तो इसमें 3 साल या 65 साल जो भी पहले पद होगा, 3 साल या 65 जो भी पहले पूरा हो जाए, उतने तक अध्यक्ष को इसमें बनाया जाता है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका संविधान के किसी अनुच्छेद में डायरेक्ट उल्लेख नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, रेखा शर्मा फिर से 3 सालों के लिए एक बार फिर से इसकी अध्यक्ष बन गई हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। यहाँ जो प्रधानमंत्री किसान
सम्मान निधि योजना शुरू हुई थी, इसकी कौन सी यानी ध्यान दीजिएगा, इसकी जो अगली किस्त, नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट यानी किस्त थी, उसको क्या किया गया, ये यानी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जान लीजिए, ये है क्या, 5वीं थी, 6ठी किस्त थी, 9वीं थी, कौन सी किस्त थी उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये है क्या। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है, वित्तीय लाभ दिया जाता है, कितने, 6,000 रुपये प्रत्येक वर्ष। और इसको कितने इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है 2-2 हज़ार रुपये। तो जाहिर सी बात है, हर 4 महीने पर यानी 4-4 महीने की 3 किस्तों में इसका भुगतान किया जाता है। और टोटल 2,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, तो टोटल आपका कितना, 6,000 रुपये हो जाएगा। और ये पैसा सीधे ट्रांसफ़र किया जाता है बैंक अकाउंट जो भी लाभार्थी होता है। अब तक जो पैसा कितना ये सक्सेसफुल रही है, तो 1.38 लाख करोड़ रुपये इसमें ट्रांसफ़र किसानों के खातों में, एक लाभार्थियों या किसानों के खातों में 1.38 लाख करोड़ रुपये अब तक आवंटित किए जा चुके हैं। और इसे कब शुरू किया गया था, तो दोस्तों इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2019 में शुरू किया गया था। तो ये आज का ये डिस्कशन रहा। अगर किसी का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, उसको अमल में लाया जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।